सभी छात्र एवं छात्राओं, कुछ विलंब के बाद बीच में 12वीं का रिजल्ट आ चुका था। इस कारण हम अपना अगला वीडियो पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वीडियो में हम त्रिकोणमितीय में पूरक अनुपातों और पूरक अनुपातों में आपसी संबंध का अध्ययन करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक, इसके पहले कि हम पूरक अनुपात को जानें, ठीक, एक बात फिर थोड़ा सा रिवाइज करना जरूरी समझते हैं कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में भुजाओं के अनुपात और कोणों में संबंध का अध्ययन कराती है। ठीक है, तो सबसे पहले त्रिकोणमिति की शुरुआत एक समकोण त्रिभुज से होती है और समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम न्यून कोण के आधार पर रखे जाते हैं। ठीक है, निश्चित है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश होगा तो शेष दो कोण का योग 90 अंश होगा। तब यदि मान लिया जाए कि कोई एक कोण थीटा, तो शेष दूसरा कोण 90 में से घटकर थीटा तब मिलेगा, तो इसका संकेतात्मक मान होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में एक बात ये समझ में आनी चाहिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश तो शेष दो कोण क्रमशः थीटा, अगर संकेत थीटा से प्रस्तुत करें तो दूसरा 90 माइनस थीटा, अगर ये सी तो ये 90 माइनस सी, अगर ये अल्फा तो ये 90 माइनस अल्फा, ऐसा कुछ भी होगा। ठीक है, और किसी विशेष न्यून कोण के लिए अगर थीटा के लिए लें या 90 माइनस थीटा के लिए, तो हम यहाँ भुजाओं को भी परिभाषित करते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि पहले हम त्रिभुज में भुजाओं को पहचानें। किसी भी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है, जिसको इंग्लिश में हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के छात्र इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, विशिष्ट न्यून कोण जैसे थीटा तो ये विशेष न्यून कोण है, या 90 माइनस थीटा तो ये विशेष न्यून कोण है। तो किसी विशेष न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, तो निश्चित कि अब जो तीसरी शेष भुजा बचेगी वो आधार कहलाएगी। ठीक, उस भुजा पर दो कोण बनेंगे, एक वो विशेष न्यून कोण जैसे थीटा के लिए इस भुजा पर थीटा भी निर्मित है और 90 अंश का कोण भी निर्मित है, यानी समकोण भी निर्मित है। इसलिए सबसे पहले तो हम भुजाओं की परिभाषा पहचान लें। समकोण के सामने की भुजा हमेशा कर्ण ही कहलाती है, हाइपोटेनस। विशेष न्यून कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है। ठीक है, परपेंडिकुलर है ये। और तीसरी शेष भुजा आधार यानी बेस कहलाती है। ठीक है, तो अब पूरक अनुपात क्या होते हैं? जैसे त्रिकोणमिति अनुपातों का अध्ययन हम पहले कर चुके हैं कि साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, या उसके अपोजिट उसके व्युत्क्रम अनुपात क्या होते हैं। ठीक है ना, तो भुजाओं के नाम जो हम ऊपर रीड कर चुके, जिनको हम समझ चुके, उसके आधार पर हम इन भुजाओं को अलग अलग कोण के लिए अलग अलग नाम प्राप्त करते हैं। जैसे यदि इस त्रिभुज में कोण थीटा, न्यून कोण थीटा के लिए देखें और ये परिभाषाएं लागू करें, तो देखिए सबसे पहले लंब भुजा कौन सी होगी? तो लंब भुजा न्यून कोण थीटा के लिए तो विशिष्ट न्यून कोण के सामने की ही भुजा लंब कहलाएगी। तो न्यून कोण अगर हम थीटा चुनते हैं तो उसके लिए लंब भुजा की लंबाई मानी जाएगी AB। समझ में आ गया होगा? ठीक है, यदि हम आधार भुजा को चुने तो तीसरी भुजा शेष कहलाएगी। तो थीटा के लिए तीसरी भुजा BC होगी। ठीक है, जिसका नाम BC होगा। कर्ण तो सीधी परिभाषा है, 90 अंश के सामने की भुजा यानी AC ही होगी। तो अगर हम इस त्रिभुज का अध्ययन थीटा के लिए कर रहे हैं तो भुजाओं के मान लंब AB के रूप में होंगे, आधार BC के रूप में होंगे, कर्ण AC के रूप में होंगे। ठीक है ना, और यदि हम न्यून कोण 90 माइनस थीटा को चुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारी भुजाएं कुछ बदल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इस कोण में अगर हम
समकोण त्रिभुज का अध्ययन कर रहे हैं इसके लिए, तो इसके सामने की भुजा लंब क्या लगेगी, तो फिर लंब हो जाएगी BC। क्लियर? ठीक है। अब आधार भुजा को देखें तो इसकी आधार भुजा जिसमें दोनों कोण बन रहे हैं 90 वाला और ये वाला भी, तो AB, तो ये भुजा AB हो जाएगी। माने लंब और आधार परस्पर बदल जाते हैं, लेकिन कर्ण तो वही रहेगा हमेशा AC। तो एक बात समझ में आई कि यदि किसी समकोण त्रिभुज में विशिष्ट न्यून कोण का मान चुन लिया जाए कोई दूसरा, क्योंकि दो होते हैं, तो उनकी लंब और आधार भुजाएं परस्पर परिवर्तित हो जाती हैं। कर्ण भुजा में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। तो अब पूरक अनुपात क्या होता है, जरा उसकी चर्चा करते हैं। पूरक अनुपात भी अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो न्यून कोण थीटा के लिए, न्यून कोण थीटा के लिए और न्यून कोण 90 माइनस थीटा के लिए, ये हमने एक टेबल तैयार कर ली मान लीजिए। ठीक है। तो यदि हम न्यून कोण थीटा के लिए ये टेबल तैयार करते हैं तो निश्चित रूप से हम मान यदि चुने साइन थीटा, तो मान लीजिए हमने यहाँ चुना साइन थीटा, तो ये न्यून कोण थीटा के लिए, तो लंब बटे कर्ण होगा। क्या होगा? लंब बटे कर्ण। अनुपात हम पहले पढ़ चुके हैं, सबको मालूम होगा। तो लंब जो होगा न्यून कोण थीटा के लिए वो है AB, और कर्ण जो होगा वो है AC। ठीक है। किंतु अगर हम न्यून कोण 90 माइनस थीटा के लिए चले जाएं तो भुजाएं वही लें जैसे AB, तो AB का अनुपात अब यहाँ पर आधार बन रहा है ना, तो 90 माइनस थीटा के लिए यही AB भुजा आधार का काम कर रही है। तो यही AB भुजा अगर न्यून कोण थीटा के लिए है तो AB लंब भुजा है, लेकिन यदि न्यून कोण 90 माइनस थीटा के लिए चले जाएं तो यही AB भुजा काम कर रही है आधार का, है ना। समझ में आ गया? AC भुजा में तो कोई चेंज नहीं होता, AC भुजा तो कर्ण ही रहती, तो वही बनी रहेगी। ठीक है। लेकिन अब यदि हम आधार बटे कर्ण कहें तो अनुपात कॉस बनाना, लेकिन न्यून कोण विशिष्ट है ना 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर अब हम कास अनुपात के साथ जो कोण लिखने वाले हैं वो थीटा तो लिख नहीं सकते। अब क्या लिखेंगे? 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो ये एक बात सबके समझ में आ जानी चाहिए कि यदि किसी भी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के मान परिवर्तित कर दिए जाएं तो त्रिकोणमिति अनुपात भी परिवर्तित हो जाते हैं। और ये सभी को मालूम है कि यदि दो कोणों का योग 90 अंश है, मान लीजिए x प्लस वाई बराबर 90 अंश, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है। यानी y बराबर 90 माइनस एक्स, तो अगर हम x को थीटा कहते हैं तो निश्चित है कि y को 90 माइनस थीटा कहेंगे, है ना। इस तरीके से सबके समझ में आना चाहिए कि यदि साइन थीटा कोई त्रिकोणमिति अनुपात है न्यून कोण थीटा के लिए, तो इसका पूरक अनुपात होगा कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है। तो एक संबंध आ गया कि यदि थीटा के लिए देखते हैं तो वही अनुपात साइन थीटा है। ठीक है। लेकिन 90 माइनस थीटा कोण के लिए देखते हैं तो वही अनुपात कॉस थीटा है, क्योंकि भुजाओं की परिभाषा हमें बताती है कि अगर हम कोण अलग चुन लेते हैं, दूसरा न्यून कोण चुन लेते हैं, तो भुजाओं के परिभाषाओं के अनुसार उन भुजाओं के स्थान भी क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है। तो पहला संबंध हमारे समझ में आ गया, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है। दूसरे अनुपात के विषय में जा रहे हैं थोड़ा सा, तो सबको मालूम है, पहले से हम पढ़ चुके हैं, पुराने वीडियो देख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर, तो हमारा सूत्र कॉस के लिए होता है आधार बटे कर्ण,
तो आधार भुजा की लंबाई अगर हम थीटा के लिए चुनते हैं तो BC होगी और कर्ण भुजा की लंबाई AC होगी। निश्चित रूप से यही BC भुजा अगर हम न्यून कोण 90 माइनस थीटा के लिए जाते हैं तो फिर ये लंब के रूप में आएगी और समकोण के सामने की वाली भुजा AC वो तो कर्ण है ही, तो लंब बटे कर्ण तो साइन अनुपात बना, लेकिन साइन अनुपात तो बना लेकिन थीटा के लिए नहीं है, अब वो 90 माइनस थीटा के लिए है ना। तो साइन 90 माइनस थीटा ये कॉस थीटा का पूरा का अनुपात बना। ठीक है, इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। त्रिकोणमिति मान हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, उससे अभी हम आपको समझाते हैं एक वैल्यू से भी। इसके बाद नंबर तीसरा, मान लीजिए हमने लिखा टेन थीटा, तो टेन थीटा यानी लंब बटे आधार, लंब बटे, तो लंब यानी AB, आधार यानी BC। ठीक है ना। अब इसी भुजा को 90 माइनस थीटा के लिए ले जाया जाए तो AB भुजा अब बन जाएगी आधार और ये भुजा बन जाएगी लंब। ठीक है, अब आधार बटे लंब का अनुपात तो कहलाता है कॉट, लेकिन निश्चित है कि किसी विशेष कोण के लिए होगा, तो ये तो था टेन थीटा के लिए, तो ये होगा कॉट 90 माइनस थीटा के लिए। स्पष्ट है कि कॉट 90 माइनस थीटा की वैल्यू टेन थीटा के बराबर होगी या टेन थीटा की वैल्यू कॉट 90 माइनस थीटा के बराबर होगी। ठीक इसी तरीके से हम पूरे 6 अनुपातों के लिए निकाल सकते हैं। ये सरल अनुपात हैं, तो 3 सरल अनुपात के बाद 3 व्युत्क्रम अनुपात पे भी चर्चा अपन कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट अगला अनुपात खुद कॉट थीटा है, तो मान लीजिए चौथा अनुपात हम लिखते हैं कॉट थीटा। तो कॉट थीटा की परिभाषा है आधार बटे लंब, यानी टेन थीटा का व्युत्क्रम अनुपात है ये, आधार बटे लंब। तो थीटा के लिए आधार भुजा अब सामने है BC होगी, लंब भुजा AB होगी। ठीक है, और यहाँ से इन्हीं भुजाओं को फिर हम अगले न्यून कोण के लिए चुन लेते हैं इस परिभाषा के अनुसार जो सामने आपने लिखी हुई है। तो BC भुजा अब 90 माइनस थीटा के लिए तो लंब होगी ना, और AB भुजा निश्चित रूप से क्या बन जाएगी, आधार। तो अब ये बन जाएगा लंब बटे आधार, और लंब बटे आधार परिभाषा है किसी विशेष कोण के लिए टेन की, लेकिन कौन सा कोण है यहाँ 90 माइनस थीटा, तो ये बन जाएगा टेन 90 माइनस थीटा, अर्थात टेन 90 माइनस थीटा का पूरा का अनुपात है कॉट थीटा, या काट थीटा का पूरा का अनुपात है 90 माइनस थीटा टेन में। इसके बाद आता है नंबर 5, मान लीजिए हमने लिया सेक थीटा। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा अनुपात कहलाता है, ये सब कोण में व्युत्क्रम, तो ये आधार बटे कर्ण है, तो ये कर्ण बटे आधार होगा। सबके समझ में आ गया होगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार अगर हम वहाँ से चुनते हैं तो थीटा के लिए कर्ण बटे आधार अपने सामने है, कर्ण तो AC ही रहेगा और आधार BC रहेगा थीटा के लिए। अब इसी को अगर हम रखते हैं 90 माइनस थीटा के आधार पर, तो AC भुजा तो कर्ण ही बनेगी, लेकिन BC भुजा अब निश्चित रूप से लंब बन जाएगी ना, तो कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब साइन थीटा का व्युत्क्रम अनुपात है, यानी कौशिक थीटा, लेकिन ये न्यून कोण थीटा के लिए तो है नहीं है, ये है 90 माइनस थीटा के लिए। इसका मतलब कौशिक 90 माइनस थीटा का पूरा का अनुपात हुआ सेक थीटा, और सेक थीटा का पूरा का अनुपात हुआ कौशिक 90 माइनस थीटा। ठीक इसी प्रकार छठवां अनुपात भी हम ज्ञात कर सकते हैं, जो कि खुद कौशिक होगा ना, तो कौशिक थीटा बराबर ये साइन का व्युत्क्रम अनुपात है, यानी उल्टा पढ़ चुके हैं पहले अपन, है ना,
पुराने वीडियोस को ज़रूर बार बार देखें, ध्यान रखें, ठीक है। और अपने क्रम को नहीं तोड़ें, क्रम से वीडियो को देखते जाएं, ठीक। तो लंब बटे कर्ण का उल्टा कर्ण बटे लंब। अब कर्ण बटे लंब की परिभाषा फिर थीटा के लिए लगाएंगे भुजाओं की। तो थीटा के लिए कर्ण भुजा तो AC होगी और लंब भुजा होगी AB, है ना। अब AC भुजा और AB भुजा को ही अब चुने 90 माइनस थीटा के अनुसार। तो 90 माइनस थीटा के अनुसार AC भुजा तो कर्ण ही रहेगी। लेकिन AB भुजा क्या बन जाती है? आधार। तो ये निश्चित है कर्ण बटे आधार, यानी कर्ण और आधार का अनुपात तो सेक कहलाता है। लेकिन यहाँ थीटा के लिए लिखा ना, हमें लिखना है 90 माइनस थीटा के लिए, तो यहाँ पर अनुपात आ जाएगा सेक 90 माइनस थीटा। ओके, ये अब सबके समझ में आ जाना चाहिए। तो एक बात समझ में आ गई कि ऐसे दो अनुपात जो न्यून कोण थीटा और 90 माइनस थीटा के लिए चुने जाएं, उनको बोलते हैं एक दूसरे के पूरक अनुपात, ठीक है। तो पूरक अनुपात एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और पूरक अनुपातों का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, ज़रा इसको सीख लेते हैं। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में, जो वीडियो क्रमांक 5 था त्रिकोणमिति के लिए शायद, तो अब ये वीडियो 6 है त्रिकोणमिति के लिए, ठीक है। तो वीडियो 6 में जो हम अब जानने जा रहे हैं, तो 5 वाले वीडियो को यदि आपने देखा होगा तो उसमें हमने त्रिकोणमिति अनुपातों के मान, वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े थे हमने। तो हमने ये देखा था कि मान लीजिए हमने साइन 30 अंश का मान देखा, ठीक है। तो साइन 30 का मान यदि हमने देखा तो निश्चित रूप से वो 1/2 था, ठीक है। तो हम एक दूसरा रूप चुन सकते हैं। देखें, साइन 30 अंश को हम साइन 90 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। वही संख्या लिखिए, 90 से 60 घटाओ तो 30 बचेगा। तो साइन 90 माइनस 60 अंश, साइन 90 माइनस 60 अंश, अगर हम फार्मूला लगाएं तो फार्मूला समझ में आ जाएगा सबके। साइन 90 माइनस थीटा वाला फार्मूला लगाएं तो साइन 90 माइनस थीटा का पूरक अनुपात होता है कॉस थीटा, थीटा के रूप में। तो यहाँ थीटा है 30 अंश, तो 90 माइनस थीटा, यहाँ थीटा है 60 अंश, तो ये 90 माइनस थीटा है ना। तो यहाँ पर फार्मूला बदल जाएगा और किस रूप में आ जाएगा, कॉस थीटा। तो निश्चित है कि थीटा 30 अंश हो तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2। साइन 90 माइनस 60 इसी को लिख दिया जाए तो यहाँ थीटा 60 कहलाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा से फार्मूला बनेगा कॉस थीटा। तो यहाँ पर साइन 30 अंश बराबर साइन 90 अंश माइनस 60 अंश, ये दोनों बराबर हुए, ये होगा कॉस 60 अंश के बराबर होगा। और कॉस 60 अंश की वैल्यू भी 1/2 ही होगी। समझ में गया? इसका मतलब है कि जो मान साइन 30 अंश का होगा वही अनुपात कॉस 60 अंश का होगा। क्यों? क्योंकि साइन का पूरक अनुपात है कॉस और 30 अंश का पूरक कोण है 60 और 60 का पूरक कोण है 30। तो यदि हमें 30 अंश का मान है साइन में ज्ञात तो इसका पूरक कोण होगा 60 और इसका पूरक अनुपात होगा कॉस। इसलिए साइन 30 अंश का वही मान होगा जो कॉस 60 अंश का है। तो इसी तरीके से हम किसी भी मान को बड़े आसानी से एक दूसरे में बदल सकते हैं और जो मान ज्ञात नहीं है उस मान को ज्ञात कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए अगर हमने लिखा साइन 60 अंश तो हमें ज्ञात है कि साइन 60 बराबर √3/2। क्लियर? अब अगर हम इसी को लिखना चाहें साइन 90 माइनस 30 अंश तो भी 60 कहलाएगा और ये सूत्र बनेगा साइन 90 माइनस थीटा तो ये कॉस 30 होगा, यानी थीटा की जगह 30 अंश। ठीक है,
तो cos 30 अंश का मान भी अब हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो sin 60 के ही क्या होगा बराबर, यानी √3/2। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें कुछ मान याद हैं अथवा नहीं भी याद हैं तो जो मान ज्ञात हैं उनकी सहायता से, पूरक अनुपातों की सहायता से और पूरक कोणों की सहायता से दूसरे मान ज्ञात किए जा सकते हैं बड़ी आसानी से, है ना। तो इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। त्रिकोणमिति में हम पूरक, इसके बाद संपूरक, ठीक है, और 11वीं वाले तो बहुत से अच्छे मानों का मान बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, आगे के वीडियो में आपको वो भी मिलेगा। धन्यवाद।